हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 33। ठीक है, हमारे और भी प्रीवियस लेसन्स, प्रीवियस सेट्स का सॉल्यूशन जो है हमारा चैनल द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट में सारा आपको मिल जाएगा। एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 में। ठीक है, ये एक लिस्ट बना हुआ है, इसमें सारे प्रीवियस लेसन्स के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर सारे लेसन्स को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि 2016 से 2020 तक एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, ठीक है, पीटी और मेंस दोनों का, ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, ठीक है, एमटीएस का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनके पीटी और मेंस का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आगे जो है, आगे एसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं, एसएससी जीएल मेंस होना है, ठीक है, सीएचएसएल का पीटी होना है, सीपीओ का पीटी होना है, स्टेनोग्राफर का पीटी होना है, फेज 8 का पीटी होना है, और अभी रिसेंटली एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो वो उसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जितने भी वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हें देखकर सीख सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है? डायरेक्शन ये है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। देखिए, बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब क्या होता है? सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा? इनक्यस। ठीक है, इनक्यस मतलब क्या होता है? अहानिकारक। ठीक है, यानी कि एक ऐसा चीज जो आपके लिए हानिकारक न हो। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शन में कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक ऑप्शन का अर्थ यहाँ पर जानेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे, क्योंकि जब तक हमें अर्थ पता नहीं होगा हर एक ऑप्शन का तो अपना राइट आंसर जो है वो चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है चलते हैं हम लोग हर एक ऑप्शन का यहाँ पर अर्थ समझकर अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो ऑप्शन है आपका है इनोसेंट, यानी कि बेकसूर, निर्दोष। ऑप्शन बी आपका इनोवेटिव, यानी कि कुछ नयापन करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है इनऑफेंसिव, यानी कि इनऑफेंसिव मतलब हो गया कि जो आपके लिए हानिकारक न हो। ठीक है, या फिर एक ऐसा चीज जो निरपराध हो, यानी कि अपराध में संलिप्त ना हो। तो इसका दो अर्थ हो गया, एक तो हानिकारक ना हो और एक ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसा चीज जो अपराध में संलिप्त ना हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है इनर मोस्ट, यानी कि सबसे भीतरी का, यानी कि किसी चीज का अंदरूनी भाग। ठीक है, तो यहाँ तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अपोजिट आपको बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? इनफॉर्म। इनफॉर्म मतलब क्या हो गया? कमजोर। ठीक है, इनफॉर्म मतलब क्या हो गया? कमजोर। अब इसका जो है एंटो बताना है आपको, यानी कि विपरीत शब्द बताना है। देखिए, अगर यही वर्ड अगर आपका रहता फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म मतलब हो जाता मजबूत, और इन फॉर्म जो है हमारा वर्ड ये हो गया कमजोर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फॉर्म और इन फॉर्म दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन फॉर्म है इसका मतलब तो हो गया कमजोर। चलिए अब इसका विपरीत हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए आपका है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया मजबूत, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, एक कमजोर है और एक मजबूत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। बाकी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी आपका है वीक, यानी कि कमजोर, तो देखिए ये तो सिनोनिम हो गया। ठीक है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। हमें बताना है यहाँ पे एंटो, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ऑप्शन सी आपका है सपोर्टर, यानी कि समर्थक, और ऑप्शन डी आपका है बिलीवर, यानी कि विश्वास करने वाला। ठीक है, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 4 वर्ड्स लिखे गए हैं और उनमें कोई एक है जो करेक्ट स्पेल्ड है, उसी को आपको जो है अपना आंसर चूज करना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, करेस्पॉन्डेंट। ठीक है, CORRESPONDENT। ठीक है, करेस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्डेंट मतलब होता है संवाददाता। ठीक है, संवाददाता या फिर पत्र
व्यवहार, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डेंस, ये सब जो होता है, तो यहाँ पर जो है पत्र, व्यवहार, कार्य, ठीक है, या फिर संवाददाता, इसका दो अर्थ है, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में आपको ये कहता है डायरेक्शन कि आपको जो है एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 4 पार्ट्स किए जाएंगे, ठीक है, और उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट जो है एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है मे हैव एन एरर, यानी कि हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो पार्ट एरर है कोई भी इनमें से एक, तो आप उसके साथ जाएं, मतलब अपना राइट आंसर उसे चूज करें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, ठीक है, आपको उसके साथ जाना होगा। लेकिन आपको जो है यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको 25 क्वेश्चंस इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको 50 मार्क्स देना है आपको, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करके अगर आते हैं, तो आप 2 मार्क जो हैं वहाँ पर आप मिस कर दिए, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम कहीं पर देखें तो अपना तुरंत आंसर जो है राइट आंसर चूज कर सकें, ठीक है, क्योंकि हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 0.25 0.50 भी आपके मेरिट बनने में काम आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, मिस नहीं करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कंप्यूटर गिव्स कंप्यूटर्स गिव अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देने वाला है। एक तो असेस के साथ आपको प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना होता है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। असेस मतलब होता है पहुँच, ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन टू का यूज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। असेस के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एरर, इसमें ढूंढते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब कि सूचना। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। द इजियर का यूज कब होता है, मतलब इजियर यानी कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री में है वो कब यूज होता है, हम लोग ये सीख चुके हैं। लेसन सॉल्यूशन करते करते बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं, फिर आज सीखेंगे कि ईजियर का जो है यूज़ कब होता है। मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री में जो सेंटेंस या कोई वर्ड होता है वो कब होता है, जब किसी से कंपैरिजन करने के सेंस में हो। जबकि यहाँ पर सेंटेंस है कि कंप्यूटर गिव्स अस द ईजियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर किसी से भी कंपैरिजन यानी कि तुलना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग द ईजियर की जगह यूज़ करेंगे एन ईजी, ठीक है, असेस, यानी कि एक आसान पहुंच जो है, जो हमें देता है इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। कंप्यूटर जो है हमें एक ईजियर मतलब असेस पहुंच देता है इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हम जो है कंप्यूटर पर कुछ भी चीज़ तुरंत आसानी से सर्च कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एन ईजी असेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इजी के साथ आप सोच सकते हैं कि ये जो है इजी यानी कि आसान, इसके साथ हम लोग तो आर्टिकल लगाएंगे नहीं, क्योंकि, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात हो रहा है असेस का यानी कि पहुंच का, ठीक है। इस पूरे वर्ड को आपको लेकर चलना होगा, इजी असेस को लेकर चलना होगा, तब आपको जो है इसके साथ एन का यूज करना है। चलिए एक छोटा सा मतलब इजी एग्जांपल, जैसे कि हम लोग लेते हैं एक वर्ड एजुकेशन वर्ड, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ जो है आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो है शिक्षा, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही एजुकेशन के बाद जो है हब यूज कर दिया जाता है, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, एजुकेशन हब। तो हब मतलब ये जो है अब एक बन गया काउंटेबल नाउन, यानी कि अब जो है इसे आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हब का यूज हो जाने के बाद ये जो है काउंटेबल नाउन हो गया। इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पर एन का यूज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असेस जो है इसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पर एन का यूज करना होगा, एन इजी असेस यानी कि एक आसान पहुंच, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई डू नॉट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। स्पेंड के साथ जो आपको यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है प्रीपोजिशन ऑन का। हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन 300 अबाउट वहाँ पर सीख चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्रीपोजिशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है द इम्पीरियस अकेडमी पर, आप वहाँ पर जाकर लेसन्स को देखकर याद कर सकते हैं, उनका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेंड के साथ जो है प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है ऑन का। और लग्जरीज मतलब क्या होता है, विलास वस्तुएं, यानी कि मतलब जो भी ऐश मौज करने की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो लग्जरीज पर जो है मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है एक ध्यान देने वाला और है कि एनी मनी जो है कब यूज़ किया जाता है, जब आप
used to ask if there is more than one of something। एनी का यूज कब किया जाता है? जब आपसे ये पूछा जाए कि आपको आपके पास जो है एक से ज्यादा हो, ठीक है, यानी कि मनी मतलब कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा भी पैसे आपके पास नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि आपके पास कोई पैसा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये समझना है कि एनी मनी कब यूज किया जाता है? आस्क्ड टू यूज्ड टू आस्क इफ देयर इज मोर देन वन ऑफ समथिंग, यानी कि एक से ज्यादा के बारे में पूछने के लिए आप एनी का यूज करें। ठीक है, तो आई डू नॉट हैव एनी मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरीज। ठीक है, ऑप्शन बी सी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे। ठीक है, तो मैं जो है स्कूल पहुंचने वालों में सबसे पहला था। तो किसी चीज में अगर आप फर्स्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आप फर्स्ट के पहले द का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो एक विशिष्ट रूप में आपको बताया जा रहा है कि आप जो है सबसे पहले हैं स्कूल पहुंचने वालों में से। ठीक है, तो किसी भी चीज में अगर आप फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं, तो ज्यादातर जो है आपको फर्स्ट के आगे जो है यहाँ पर आपको द का यूज करना होगा। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्कूल टुडे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस है और उसके बाद जो है आपको उसके मिसिंग पार्ट को फिल करना है अपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन में से किसी एक के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रेसिडेंट विल फाइनली हैव अ नेशनल मेमोरियल फिल इन द ब्लैंक हिज ऑनर। तो देखिए, किसी के ऑनर में, ऑनर मतलब क्या हो गया? सम्मान में। तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने फाइनली जो है एक नेशनल मेमोरियल जो है बनाया है, किसके दिया है, किसके सम्मान में? तो किसी व्यक्ति के सम्मान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी के सम्मान में आप यूज करना होगा प्रीपोजिशन इन का, यानी कि इन हिज ऑनर, यानी कि उसके सम्मान में जो है राष्ट्रपति ने एक नेशनल मेमोरियल दिया है। ठीक है, या फिर देंगे, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ है यानी कि फ्यूचर में, तो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑनर के पहले आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करना होगा? हमेशा इनका। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कल्चरल फिल इन द ब्लैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो देखिए कल्चरल मतलब क्या हो गया? पारंपरिक। अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्मार्टनेस और ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शंस में से कौन सा हमारा राइट आंसर है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए का है सेंसिबिलिटी, इसका मतलब होता है समझदारी। सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। स्मार्टनेस यानी कि चुस्ती। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? भावनात्मक या फिर भावुकता। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उसे कि अनुभूति, संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये दोनों का सेंस जो है एक ही है। राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंसिबिलिटी यानी कि समझदारी। कल्चरल समझदारी यानी कि पारंपरिक समझदारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो आपको वहाँ का कल्चर को थोड़ा सा समझना पड़ता है और उनको हमारे यहाँ का कल्चर समझना पड़ता है। ठीक है, यानी कि दोनों जगह के समझदारी की जरूरत होती है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वी मस्ट फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स, यानी कि हमें जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए? फंड को एकत्रित करना चाहिए एंड देन फिल इन द ब्लैंक एक्शन। और यहाँ पर जो है फ्रेजल वर्ब है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लंग इनटू। प्लंग इनटू मतलब क्या होता है? कि स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी कि आपको जो है वो काम जो है तुरंत करना पड़ता है एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि आपको जो है कोई काम अब तुरंत शुरू करना है, यानी कि आप फंड को कलेक्ट करिए और तुरंत अपने काम को शुरू करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे जो ये वर्ड है प्लंग, ठीक है, प्लंग मतलब होता है डूबना। अगर इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यानी कि ये फ्रेजल वर्ब के रूप में न हो तो आपको याद कर लेना चाहिए, प्लंग मतलब होता है डूबना। ये एसएससी में सिनोनिम के रूप में पूछा जा चुका है, इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंक, यानी कि डूबना। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12 क्या है, आपको आइटम एंड फ्रेजेस है। क्वेश्चन नंबर 10, हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब होता है देरी करना। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? किडनैप यानी कि अपहरण करना, डिलेड यानी कि देरी करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, काउट यानी कि पकड़ा गया, नैब्ड यानी कि पकड़ा गया। नैब मतलब भी होता है पकड़ा गया। ठीक है, या फिर घेराबंदी कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब क्या होता है? किसी
एक अविश्वसनीय तरीके से कोई कार्य को करना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अनरिलायबल मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी कि किसी अविश्वसनीय तरीके से आपने कोई काम कर लिया। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं, टू बी नैरो माइंडेड यानी कि बहुत ही छोटे सोच का। ठीक है, टू प्ले अ गुड गेम, अच्छा खेल खेलना। टू डिफीट अ पर्सन, डिफीट मतलब हराना, एक पर्सन को हराना। ठीक है, व्यक्ति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फीदर वंस ऑन नेस्ट। तो फीदर वंस ऑन नेस्ट मतलब होता है खूब पैसे कमाना, यानी कि अपने पैकेट को भर लेना, जेब को भर लेना। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मेक मनी इन एन इन प्रॉपर वे, यानी कि आप किसी भी तरीके से पैसे कमाते हैं, अपने पैकेट जेब को भर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं, डेकोरेट यानी कि सजाना, वर्क हार्ड यानी कि घर पर कड़ी मेहनत करना, बिल्ड अ होम यानी कि घर बनाना। ठीक है, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर डी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना होगा, OWS। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, यानी कि एक राजा की हत्या करना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आई होप अपना अपना राइट आंसर जो है चूज कर चुके होंगे। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है, रेजिसाइड यानी कि राज्य हत्या। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है, रिगैलसाइड मतलब होता है, ये भी जो है राजा से संबंधित है, लेकिन ये राजा से संबंधित जो उसका क्रियाकलाप होता है, मतलब जो कार्य होता है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हत्या के बारे में इसका सेंस नहीं है। ऑप्शन सी आपका है जीनोसाइड, यानी कि नरसंहार, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों की हत्या, और होमिसाइड यानी कि किसी मानव की हत्या। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ही हो गया। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीनोसाइड और होमिसाइड। होमिसाइड यानी मानव हत्या, जीनोसाइड यानी कि नरसंहार यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कि मुख्य बिंदु से प्रकाश का या फिर गर्म होने का जो है इमिशन यानी कि त्याग होना। इमिशन यानी कि छोड़ना, त्यागना। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए आपका है रेज यानी कि किरणें, ऑप्शन बी आपका है रिफ्रैक्शन यानी कि अपरिवर्तन, ऑप्शन सी आपका है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन या फिर प्रतिबिंब बनना, या फिर ऑप्शन डी आपका है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या होता है? विकिरण, यानी कि राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, विकिरण यानी कि किरणों का जो है त्याग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, डाइट विच कांट बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? औसम यानी कि बहुत बढ़िया, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय, और इनफेक्टिव यानी कि अप्रभावी, यानी कि प्रभाव नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 क्या है कि इसमें जो है एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें जो है एक अंडरलाइन सेक्शन रहेगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उस अंडरलाइन सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कोई एरर है तो आप उसे सुधारें अपने ऑप्शंस में से किसी एक के साथ, या फिर अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने ऑप्शन के साथ जाएं, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। लेकिन सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा द एमबीटीएस एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको एग्ज़ाम के समय, जब पीटी का एग्ज़ाम होता है तो उस समय आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है लूसेंट बुक से इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स, फिर आपको मॉक टेस्ट फ्री में दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराया जाता है। ठीक है, फिर करेंट अफेयर्स का जो है पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और भी आपको बेनिफिट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड करके उसमें भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आई ट्राइड टू केन हर बट ऑफ नो पर्पस। केन मतलब क्या होता है? बेत लगाना, मतलब जो, या फिर जो जैसे जो टीचर पहले ज़माने में जो वो स्टिक रखते थे, ठीक है, और उससे जो बच्चों को मारते थे उसे आप केन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो केन मतलब बेत लगाना या फिर छड़ी से मारना। आई ट्राई टू केन हर बट ऑफ नो पर्पस, तो देखिए यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट होगा आंसर वो होगा आपका ऑप्शन सी, टू नो पर्पस यानी कि बिना कोई मतलब के। ठीक है, टू नो पर्पस यानी कि बिना कोई मतलब के। ठीक है, विदाउट एनी यूजफुल रिजल्ट, अगर आप किसी को वेद से मारेंगे तो आपको कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, कोई भी उसका उपयोगी रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो टू नो पर्पस मतलब क्या होता है? विदाउट एनी यूजफुल पर्पस। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17, द सोल्जर मेंशन्ड that they had to pay a consideration of 50 pounds with accordance in the contract we signed। ठीक है, यानी कि सोल्जर ने ये मेंशन किया, ये बताया कि दे हैड टू पे अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कि एक प्रकार का प्रतिफल,
यानी कि जिसे रिट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है, ऑफ 50 पाउंड यानी कि 50 पाउंड का जो है उन्हें एक कंसिडरेशन दिया गया, प्रतिफल पे करना पड़ गया, ठीक है, विथ अकॉर्डेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट वी साइन, यानी कि उन्होंने जो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसके लिए, ठीक है, उसके मुताबिक, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इन अकॉर्डेंस विद जो है ये आपका अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होता है, इन अकॉर्डेंस विथ यानी कि के मुताबिक, ठीक है, जैसा कि अभी हम ट्रांसलेट आपको करके बताए थे कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, यानी कि जो उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके मुताबिक, ठीक है। तो के मुताबिक बताने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। पंकज कुड नॉट हैव सीन अस और ही विल हैव वेव्ड। देखिए पंकज कुड नॉट यानी कि पास्ट में हमारा सेंटेंस यूज हुआ है, हैव सीन अस यानी कि पंकज ने हम लोगों को जो नहीं देखा, और ही विल हैव वेव्ड। देखिए यहाँ पे विल का जो यूज होता है वो प्रेजेंट के सेंस को दर्शाने के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में, देखिए कुड कैन जो है प्रेजेंट को दर्शाएगा, कुड आपका पास्ट को दर्शाएगा, ठीक है। तो अगर ये पास्ट में हम स्टार्ट हमारा सेंटेंस हो रहा है तो आगे आने वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट को ही दर्शाएगा, ठीक है, जब तक कि वो कंडीशनल सेंटेंस ना हो। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विल के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का, क्योंकि विल का जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका वुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी, पंकज कुड नॉट हैव सीन अस और वुड हैव वेव्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड है आपका वेव, ठीक है। वेव मतलब देखिए इसका दो अर्थ होगा, अगर वेव मतलब होता है लहर, ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ब के रूप में यूज हो तो ये इसका मतलब हो जाएगा इशारा करना। पंकज ने हमें नहीं देखा लेकिन अगर वो देखता तो हमें जरूर इशारा करता, ठीक है, ये इस सेंटेंस का कहने का अर्थ है। तो वेव का अर्थ अगर वर्ब के रूप में अगर यूज हो वेव का तो इसका मतलब होता है इशारा करना, ऐसे आप इसे लहर के रूप में याद कर सकते हैं। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप्स इन द जंगल। तो देखिए एलिफेंट्स जो रहते हैं वो अपने झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो झुंड यानी कि अगर जहाँ पे मैमल्स का बात हो, एलिफेंट यानी कि हाथी जो है मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्तनधारियों का जो झुंड होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेड का, HERDS, हर्ट्स मतलब होता है झुंड, ठीक है। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा। क्राउड होता है जनरली लोगों के लिए, ठीक है। और होट्स मतलब क्या होता है, होट्स मतलब होता है ढेर या फिर इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20, टेकिंग द टेस्ट द टीचर गेव मी अ पासिंग ग्रेड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, आफ्टर आई टुक द टेस्ट, यानी कि मेरे टेस्ट देने के बाद टीचर ने मुझे एक पासिंग ग्रेड दिया, ठीक है। तो आफ्टर यानी कि के बाद, मेरे टेस्ट देने के बाद, ठीक है। यानी कि सेंटेंस देखिए गेव है यानी कि V2 फॉर्म में है, यानी कि पास्ट में है। तो यहाँ पर भी जो हमारा सेंटेंस बनेगा ये पास्ट में ही बनेगा, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर जो है आपने देखा कि टुक का यूज़ हुआ है किसी टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में अपीयर भी यूज़ किया जाता है और राइट का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का जो है अंतर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, राइट का और अपीयर का यूज जो है कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको याद है, अगर आप अच्छे से समझे होंगे, प्रीवियस लेसन में है ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप सभी को, तो अगर आपको याद होगा तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ये आपका होमवर्क हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25 बनाते हैं, लेकिन उससे बनाने के पहले जो है हमें क्या करना है, एक छोटा सा पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के पढ़ने के बाद जो है हमें अपना आंसर जो है यहाँ पर बताना है 21 to 25 का। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद जो है अपना राइट आंसर जो है चूज करेंगे 21 से 25 नंबर क्वेश्चन तक। तो रिपोर्टर्स एंड सिटी ऑफिशियल्स गैदर एट अ शिकागो रेल रोड स्टेशन वन आफ्टरनून इन 1953। रिपोर्टर्स मतलब क्या हो गया, संवाददाता या फिर जो आप तक सूचना देते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर्स एंड सिटी ऑफिशियल यानी उस शहर के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, गैदर्ड यानी कि एकत्रित होना, और गैदर के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन एट का यूज़ करना होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गैदर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज़ करें।
ठीक है। तो एकत्रित हुए रिपोर्टर और जितने भी अधिकारी थे शिकागो रेलरोड स्टेशन पे 1953 में आफ्टरनून यानी कि दोपहर में। द पर्सन दे वेयर मीटिंग वाज द 1952 नोबेल पीस प्राइज विनर। जिस व्यक्ति से वो मिलने वाले थे यानी कि ये लोग जो गैदर हुए थे इतने, वो किससे मिलने वाले थे? वो व्यक्ति थे 1952 में नोबेल शांति प्राइज विनर, यानी कि नोबेल शांति प्राइज उनको दिया गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है। A few minutes after the train came to a stop, कुछ मिनट के बाद जो है ट्रेन आई और रुकी। अ जायंट ऑफ अ मैन, यानी कि एक विशाल व्यक्ति, जायंट मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत ही बड़ा। ठीक है। 6 फीट 4 इंचेस, यानी कि 6 फुट 4 इंच वह व्यक्ति थे। विथ वसी हेयर, वसी मतलब क्या होता है? घना। ठीक है, घना। एंड अ लार्ज मुस्टैच, और जिनका लंबे लंबे मूछ थे। स्टेप्ड आउट, यानी कि बाहर कदम रखा। फ्रॉम द ट्रेन, यानी कि ट्रेन से जो है उन्होंने बाहर कदम रखा, और वो बहुत विशाल थे, 6 फुट 4 इंच के। ठीक है। कैमराज फ्लैश्ड, कैमरा जो है फ्लैश होने लगे, मतलब फोटो क्लिक हुआ, फ्लैश हुआ, चमकने लगा। सिटी ऑफिशियल्स अप्रोच्ड हिम विथ हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, सिटी ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी थे वो उन तक पहुंचे, अपना हाथ को फैलाया। आउटस्ट्रेच यानी कि फैलाना, अपने हाथों को फैलाया और उन तक पहुंचे। ठीक है, मतलब उनसे जाकर जो है हाथ मिलाया। वेरियस पीपल बिगेन टेलिंग हिम हाउ ऑनर्ड दे वेर टू मीट हिम, बहुत सारे लोग ये बात करने लगे, उनसे ये बोलने लगे कि हम जो है आपसे मिलकर बहुत ही धन्यवान जो है महसूस किए, गौरवान्वित महसूस किए, ऑनर्ड फील किए। ठीक है। चलिए, द मैन पोलाइटली थैंक देम, जो वो व्यक्ति थे उन्होंने जो है बहुत नम्रता से उनको, उन सभी को धन्यवाद दिया। लुकिंग ओवर देयर हेड्स, और उनके देखने लगे उनके तरफ। ठीक है, लुक ओवर यानी कि उनकी तरफ देखने लगे। आस्क्ड इफ ही कुड बी एक्सक्यूज फॉर अ मोमेंट, यानी कि वो इस तरह से देख रहे थे कि अब कृपया मुझे थोड़े देर के लिए राहत दें, एक्सक्यूज दें। ठीक है। ही क्विकली वॉकड थ्रू द क्राउड, यानी कि वह जो है जल्दी ही क्राउड से थोड़ा सा अलग हटे। अंटिल ही रीच द साइड ऑफ एन एल्डरली ब्लैक वुमन, और वो जो है एक मतलब अश्वेत औरत की तरफ जो है, जो बूढ़ी थी उनके तरफ गए। हु वाज स्ट्रगलिंग विथ 2 लार्ज सूटकेसेस, जो 2 बड़े-बड़े सूटकेसेस के साथ जो है मतलब आगे बढ़ रही थी। ही पिक्ड अप द बैग्स विथ अ स्माइल, उन्होंने उनका बैग जो है वो पकड़ा और हंसा। स्कॉटेड द वुमेन टू अ बस, और उनको जो है बस तक ले गए। स्कॉटेड यानी कि ले जाना, तक ले जाना। आफ्टर हेल्पिंग हर अबॉर्ड ही विश्ड हर सेफ जर्नी, वहाँ तक पहुँचाने के बाद जो है उन्हें जो है एक हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी यानी कि सुरक्षित यात्रा को विश किया। एज ही रिटर्न टू द ग्रीटिंग पार्टी ही अपोलोजाइज्ड, जैसे ही वो पार्टी में पहुंचे उन्होंने माफ़ी मांगा। सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, आप सभी को इतने देर वेट कराने के लिए, इंतजार करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। नॉट मेनी वाइट्स वुड हैव डन व्हाट ही डिड, यानी कि जितने भी गोरे अब तक नहीं किए थे वो उन्होंने किया। ठीक है। द मैन वाज डॉक्टर एल्बर्ट स्विस्डर, जो वो व्यक्ति थे जिनके बारे में इतना चर्चा हुआ वो कौन थे? डॉक्टर एल्बर्ट स्विस्डर, द फेमस मिशनरी डॉक्टर, जो प्रसिद्ध मिशनरी डॉक्टर थे, प्रचारक डॉक्टर थे। हु हैड, मिशनरी यानी कि प्रचारक, उपदेशक। हु हैड स्पेंट हिज लाइफ हेल्पिंग द पुअर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है गरीबों की मदद में निकाल दिया इन अफ्रीका में। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू डॉक्टर स्विस्डर एक्शन, वन मेंबर ऑफ द रिसेप्शन कमिटी सेड विद ग्रेट एडमायरेशन टू द रिपोर्टर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, उनके प्रशंसा में, एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा में, उनके बगल में एक व्यक्ति थे जो रिपोर्टर के बगल में खड़े थे। उन्होंने बोला, डैश द फर्स्ट टाइम आई एवर सा, यानी कि अब पहला समय है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। ठीक है। तो ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ। चलिए अब इसके बेस्ड पर हम लोग 5 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर एल्बर्ट स्विस्डर वाज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज, विनर ऑप्शन बी। ठीक है, 1952 उनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर एल्बर्ट डिलाइटेड, डॉक्टर एल्बर्ट जो है वो डिलाइट यानी कि खुशी। देखिए डिलाइटेड हम लोग परसों के पैसेज में हम लोग ये सीखे थे, डिलाइट मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो वो जो है प्रसन्न कब होते थे? दूसरों की मदद करने में। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारे पे ऑप्शन डी हो गया। डॉक्टर एल्बर्ट स्विस्डर, क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पर जो है डॉक्टर एल्बर्ट स्विस्डर जो है क्या हुए थे? तो वाज नॉट प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट वाइट्स, प्रीजुडाई मतलब कि पक्षपात होना। वाज नॉट प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट ब्लैक्स, वाज प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट वाइट्स, वाज प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट ब्लैक। तो इनमें से जो है वो क्या नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। देखिए वो थे गोरे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है
कालों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया, कभी भी पक्षपात नहीं किया, ठीक है। तो वाज नॉट प्रीजुडाइज्ड अगेंस्ट ब्लैक्स, यानी कि ब्लैक्स के अगेंस्ट वो कभी भी पक्षपात नहीं किए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। जैसा कि हम लोग देखे थे पैसेज में कि वो जो है एक ब्लैक वुमेन, श्वेत महिला को मदद करने गए थे जो बूढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनमें कोई भी पक्षपात होने का कोई भी इश्यू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर एल्बर्ट वाज फिल इन द ब्लैंक पर्सन, तो वो कैसे पर्सन थे? तो वो थे एक बहुत ही दयालु और मदद करने वाले इंसान। तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं जेनेरस यानी कि उदार, प्राउड यानी कि गर्वान्वित या फिर घमंडी, टिमिड यानी कि डरपोक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर एल्बर्ट प्रीफर टू लेट हिज एक्शंस, तो प्रीफर कैसे करते हैं डॉक्टर एल्बर्ट अपने कामों को? तो वो जो है क्या करते हैं कि अपने काम को करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि बोलने पर, यानी कि स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स, यानी कि उनका जो एक्शन है, उनका कार्य जो है वो ज़्यादा बोलता है, ना कि उनका आवाज़। मतलब कि वो ये विश्वास करते हैं कि आप काम करने पर विश्वास रखें, ना कि बोलने पर, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारे पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हुआ पूरा पैसेज का सॉल्यूशन और पूरे सेट नंबर 33 का भी सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को सारे वर्ड्स, सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशंस जाते रहें, आपको अपडेट्स मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।